myself Dr. Sanskriti, physiotherapist. Today in this video we'll talk about paralysis. जनरली पैरालिसिस की कंडीशन में या पैरालिसिस जब किसी को हो जाता है तो पेशेंट्स जनरली कौन कौन से मिस्टेक्स करते हैं और उनके केयर टेकर भी कौन कौन से मिस्टेक्स करते हैं, ये आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी. तो प्लीज़ वॉच इट केयरफुली ताकि आपको समझ आए और आप उन चीज़ों से बच सको जो जनरली आप गलत कर रहे होगे फॉर श्योर. क्योंकि हमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं पता होती हैं जो हम अपनी लाइफ में, हम अपनी रिकवरी फेज में बार बार दोहराते रहते हैं, रिपीटेटिव मूवमेंट्स करते रहते हैं, जिसकी वजह से बाद में वो प्रॉब्लम और ज़्यादा सीवियर हो जाती है और हमें कुछ एडिशनल जो हमारी बॉडी में डिफॉर्मिटी होती है वो भी आ जाती है. तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप समझ पाओ कि एक्चुअली में कौन कौन सी चीज़ों से आपको बचना है. एज यू ऑल नो व्हाट इज पैरालिसिस. पैरालिसिस इज द लॉस ऑफ मूवमेंट. मतलब जब भी आपकी मसल पावर कम हो जाती है, आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाते हो, आपकी हैंड मूवमेंट्स नहीं है, आपकी लोअर लिम्ब की कोई मूवमेंट नहीं है, तो जनरली पेशेंट्स को क्या लगता है कि हमारी ये मूवमेंट कब वापस आए. ऐसा होता है कि हम जनरली जब भी डॉक्टर को विजिट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन होता है, चाहे पैरालिसिस नहीं कोई भी कंडीशन है, सबसे पहले जो हम क्वेश्चन पूछते हैं वो यही होता है कि हम कब तक ठीक हो जाएंगे या क्या हम ठीक हो पाएंगे. ये दो ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो डॉक्टर के लिए भी टफ है और जो पेशेंट्स के लिए भी टफ है, क्योंकि पैरालिसिस की कंडीशन में रिजल्ट्स ग्रेजुअली आते हैं. यू कांट प्रिडिक्ट. आप एकदम से ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आप इतने टाइम ड्यूरेशन में रिकवरी लेके आ जाओगे या फिर आपकी बॉडी रिकवर कर जाएगी. ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, टाइम के साथ धीरे धीरे रिकवरी होती है. लेकिन हाँ, अल्टीमेटली रिकवरी है आपके हाथ में, क्योंकि डॉक्टर्स आपको मेडिकेशंस दे देंगे, एक्सरसाइजेस बता देंगे, बट करना किसको है? आपको. आपको अपनी बॉडी को हैबिचुअल करना है एक्सरसाइजेस करने के, मेडिकेशंस लेने के, प्रॉपर वॉक करने के और अपनी डाइट हेल्दी रखने के लिए. ठीक है, आई होप कुछ कुछ आपको समझ आ रही है प्रॉब्लम्स और कुछ कुछ आप रिलेट कर पा रहे हो कि मैं एक्चुअली में वीडियो किस बिहाफ पे बना रही हूँ. इट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइजेस एंड कौन कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो आपको लेने हैं. अभी हमने क्या बात की कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है पेशेंट्स का कि हम कब तक ठीक हो जाएंगे. तो आपको अपने माइंड को ये स्टेबल रखना पड़ेगा कि आपकी रिकवरी धीरे धीरे होगी. सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है कि आपको हमेशा से कॉन्शियस नहीं होना है, स्टेबल रहना है. हाँ ठीक है, कॉन्शियस हो आप अपनी रिकवरी को लेके, दैट इज़ गुड, लेकिन रिकवरी हमेशा धीरे धीरे होती है. तो आपको पेशेंट रहना है, आपको काम रहना है और अपनी रिकवरी को अच्छा होते हुए आप खुद देख पाओगे. अब हम कोई एक्टिविटी जब परफॉर्म करते हैं, अगर हम ये सोच के करें कि हमें जल्दी जल्दी ख़त्म करनी है तो आपको ऑब्वियसली रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे. लेकिन जब आप अपनी बॉडी पे ध्यान दोगे, आप कोई भी एक्टिविटी धीरे धीरे परफॉर्म करोगे, तो यू विल रियलाइज कि हाँ, अच्छे से मेरी रिकवरी हो रही है, मेरा ट्रीटमेंट अच्छे से हो पा रहा है. तो पॉइंट बस यही है कि आप काम रहो, पेशेंट रहो, ज़्यादा अपनी कंडीशन को लेके, अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस ना रहो. ठीक है. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट दैट इज़ वॉकिंग. जब भी पैरालिसिस के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनका मेजर कंसर्न यही होता है कि मैम क्या हम चल पाएंगे. एंड दैट इज़ वेरी ट्रू कि वो बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन होती है पेशेंट्स के लिए. और हम जनरली पेशेंट्स को यही रिकमेंड करते हैं कि यू नीड टू वॉक. आपको चलना ही है, आप चलो, जितना ज़्यादा आप चल सकते हो, दिन में जितनी भी बार यू कैन वॉक, आप वॉक करो. बट पेशेंट्स क्या करते हैं, उन्हें ये लगता है कि अब नहीं, थोड़ी देर बाद कर लेंगे या आज नहीं कल कर लेंगे. तो आपको ये वाला एटीट्यूड अपने मन से, अपने माइंड से निकालना होगा. आपको वॉकिंग करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक आप अपने पैरों पर वेट लेना नहीं सीखोगे, कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता. फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइजेस कराएंगे, डॉक्टर्स आपको गाइड कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली काम आपके खुद के पैर ही कर रहे हैं. तो आपको वॉक करनी है. वॉक करोगे तो आपकी मसल्स सीखेंगी एक्शंस करना, वॉक करना. तो आपको काम रहना है, आपको सोबर रहना है कि आपकी एक्टिविटीज़ अच्छे से धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो और आपका वॉकिंग पैटर्न भी अच्छा हो जाए. क्योंकि जब तक पेशेंट खुद से अपने आप को इंडिपेंडेंट फील ना करे, तब तक कोई भी उसके माइंड में ये चीज़ नहीं डाल सकता कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे. जब पेशेंट्स को रिकवरी अपने सामने से दिखती है, जब आपको खुद दिखता है कि आपके पैर चल रहे हैं, आप अच्छे से चल पा रहे हो, बैठ उठ पा रहे हो, तो आप और भी ज़्यादा मोटिवेट होते हो. आपके अंदर और भी ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं कि अब हाँ, मुझे रिकवरी मिल रही है, मैं एक स्टेज में क्रॉस कर चुका हूँ, तो अब मैं आगे आगे धीरे धीरे अपनी रिकवरी देख सकता हूँ. तो ये मेरा पॉइंट था कि आपको वॉकिंग करनी है, आपको डिले नहीं करना है. नाउ वी टॉक अबाउट थर्ड, दैट इज़ डाइट. पेशेंट्स जनरली फ्रम्पी हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं, उन्हें कुछ खाने का मन नहीं करता और हम इनिशियली पेशेंट्स को लिक्विड डाइट पे ही रखते हैं.
बट वो लिक्विड डाइट कब तक लेनी है, कितने टाइम तक लेनी है, ये आपको कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है अपने डॉक्टर से। क्योंकि हम जनरली एक बार डॉक्टर ने बोला कि पेशेंट को लिक्विड डाइट पे रखो तो हम उसे लिक्विड डाइट पे ही रखते हैं, लेकिन जब हमारे बॉडी में सिर्फ फ्लूइड्स जाएंगे, कुछ सॉलिड नहीं जाएगा, कुछ हैवी नहीं जाएगा, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बॉडी से उसका वर्कआउट, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बॉडी से उसकी रिकवरी। जब हमारी बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स ही नहीं मिलेंगे तो हमारी बॉडी रिकवर कैसे करेगी, हमारी बॉडी हेल्दी कैसे रहेगी। तो अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है, वेदर इट इज़ वेजीज, फ्रूट्स या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स हैं या फिर आपका नॉन वेज है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप कौन से अमाउंट में कितना खाना कब शुरू कर सकते हो और आपको कितना खाना है। ये आपको अपने डॉक्टर से पूछना बहुत ज़रूरी है जब भी आप रेगुलर चेकअप्स के लिए जाते हो या फिर आप कभी भी डॉक्टर को विजिट करते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट दैट इज़ योर पोजीशनिंग। हम जब एक ही पोजीशन में बहुत टाइम तक लेटे हुए हैं या फिर लाइक सपोज बैठे हुए हैं, अब मैं नॉर्मली बैठी हूँ, बहुत देर तक मैं इसी पोजीशन में बैठी हूँ, तो जब मैं उठूंगी तो मुझे बैक में पेन होने के चांसेस हैं। वैसे आई एम नॉर्मल, लेकिन जब मैं उठूंगी तो मेरे बैक में पेन होने के चांसेस हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पैरालिसिस के पेशेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? होती है। वहाँ पे बेड सोर्स बनने स्टार्ट हो जाता है, प्रेशर सोर्स बनने स्टार्ट हो जाता है। प्रेशर सोर्स एंड बेड सोर्स से मेरा मतलब है वहाँ पे कमर में छोटे छोटे जख्म होने शुरू हो जाते हैं और आपके हिप एरिया में, आपके पेल्विक एरिया में भी छोटे छोटे सोर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब वो स्किन आपकी उभर सी जाती है और रेडनेस होती है और उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे इचिंग होनी शुरू हो जाती है। अब आप खुद सोचो, ऑलरेडी पैरालिसिस के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा फ्रम्पी, लेजी और बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर उन्हें साथ में कोई प्रॉब्लम भी हो जाए उसके बाद तो और ज़्यादा सोने पे सुहागा वाली बात हो गई कि पेशेंट्स पहले से इरिटेटेड हैं, ऊपर से कुछ हो गया तो और ज़्यादा दिक्कत में आ जाते हैं। तो आपको अपने पेशेंट्स को इन चीज़ों को लेके ध्यान रखना है, उन्हें समझाना है। समझाना क्या, ये ध्यान आपको रखना है, क्योंकि पैरालिसिस के पेशेंट खुद से इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो इतने ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं कि वो अपनी एक्टिविटीज़ कर पाएँ। तो जो भी उनके केयर टेकर हैं, जो भी उनके अटेंडेंट्स हैं, उनको ध्यान रखना है कि पेशेंट्स की पोजीशनिंग टाइम टू टाइम चेंज होती रहे। ये तो बात कर ली हमने बैठे रहने की। लाइक सपोज जब पेशेंट पूरे टाइम एक स्ट्रेट लाइन में, एक सुपाइन लाइन में लेटा हुआ है तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी में बेड सोर्स होंगे। जब आपकी स्किन पूरे टाइम बेड से टच रहेगी तो रगड़ा खाएगी तो जख्म होने तो लाजमी है। तो आपको करना क्या है, आपको हमेशा पिलो प्लेसमेंट करनी है, आपको लेटरल टर्निंग्स करनी है, जिसे हम कहते हैं करवट लेनी है। आपको लेफ्ट राइट दोनों तरफ करवट लेनी है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है बैठने की। अगर ज़्यादा देर लेटे रहेंगे तो बैक में प्रॉब्लम भी होगी और भी इश्यूज होंगे, आप और ज़्यादा लेजी होते चले जाओगे क्योंकि कोई एक्टिविटी परफॉर्म होती ही नहीं है। हम हमेशा लेटे हैं तो लेटे ही हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है, आपको हमेशा लेटे नहीं रहना है, अपनी पोजीशनिंग पे ध्यान देना है। अगर लाइक सपोज आपके केयर टेकर या आपके अटेंडेंट भूल गए, वो नहीं बता रहे, तो आप हाथ से इशारा तो कर सकते हो। अब सोचो, इससे आपके दो काम हो रहे हैं। अगर आप हाथ से इशारा करोगे तो आपकी एक्टिविटी भी तो हो रही है, आपकी मूवमेंट भी तो हो रही है, और जोन सी साइड आपकी अफेक्टेड है आप ट्राई करो उसी साइड से एक्शन परफॉर्म करने की। इससे दो चीज़ें हो रही है, आपकी एक्सरसाइजेस भी हो रही है और आप किसी को इन्फॉर्म भी कर पा रहे हो कि मेरी पोजीशनिंग चेंज करा दो या मेरी करवट चेंज करा दो। इससे आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा। तो अपने आप को बीइंग अ पेशेंट, अपने आप को कैसे रिकवर करना है, कैसे हेल्दी रखना है, ये आपके हाथ में ही है। क्योंकि पेशेंट्स जनरली बहुत ज़्यादा अपने आप को डीमोटिवेट कर लेते हैं कि हमसे तो कोई एक्शन परफॉर्म हो ही नहीं पाएगा, हम तो अपनी डेली एक्टिविटी में नॉर्मल हो ही नहीं पाएंगे, पता नहीं हम पहले की तरह काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जब तक आप ये सारी चीज़ें अपने माइंड से सबसाइड नहीं करोगे तब तक इन चीज़ों को आपके दिमाग से कोई नहीं निकाल सकता। तो इसीलिए मैं बार बार यही पॉइंट कह रही हूँ कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको ये सारे पॉइंट्स अपने माइंड में क्लियर रखने हैं कि अल्टीमेटली रिकवरी मेरे खुद के हाथ में है, अल्टीमेटली रिकवरी पेशेंट्स के ही हाथ में होती है, क्योंकि उन्हें करना काम खुद ही है। हम एक्सरसाइजेस करवाएंगे लेकिन जब तक पेशेंट खुद नहीं करेगा हम ज़बरदस्ती थोड़ी ना करा देंगे। तो ये पॉइंट होता है। इससे पहले कि थेरेपिस्ट ज़बरदस्ती आपको एक्सरसाइज कराए या फिर डॉक्टर्स आपको ज़बरदस्ती मेडिकेशंस दें, इस चीज़ से बचने के लिए आपको खुद से ही करना है। फिर भी तो आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, चलना तो आपको ही है। तो बेटर ज़्यादा इरिटेटेड ना होके, ज़्यादा लेजी ना होके अपनी एक्टिविटीज़ खुद से परफॉर्म करें हेल्दीली। नाउ नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट दैट इज़ योर होल्डिंग्स। होता क्या है, जब भी हम पेशेंट्स को बेड से उठाते हैं या फिर पेशेंट बहुत देर तक चेयर पे बैठे हैं, उन्हें चेयर से बेड पे लेके जा रहे हो, तो हम ध्यान ही नहीं रखते कि हम पेशेंट्स को कैसे होल्ड कर रहे हैं।
हम इतने ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं इस चीज़ को कि हम कैसे भी पेशेंट को उठा के बस बिठा देते हैं। अब उससे प्रॉब्लम क्या आती है, अब इस चीज़ को थोड़ा केयरफुली समझिएगा, क्योंकि हमारी पैरालिसिस में मसल्स वीक हुई होती हैं। ऑलरेडी मसल वीक है, लाइक सपोज हम इस शोल्डर का एग्जांपल लेते हैं, मेरे इस शोल्डर की मसल ऑलरेडी वीक है, तो ऑब्वियसली जॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जब मसल्स और लिगामेंट्स ही हमारे वीक है। आपने क्या किया, आपने पेशेंट को इसी साइड के कंधे से यहाँ से पुल करके एकदम उठा दिया। समझ आ गया होगा, शोल्डर डिसलोकेशन के चांसेस होते हैं ऐसे केसेस में। सेम एज शोल्डर, सेम विद द हिप। हिप में भी यही चीज़ें होती हैं। जब भी हम बहुत ज़्यादा पेशेंट को लोअर बैक से पकड़ लेते हैं या फिर खींचते हैं ऊपर की तरफ, तो वहाँ पे भी डिसलोकेशन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी वीक है, हमारी मसल्स ऑलरेडी वीक हैं, हमारे जॉइंट्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, क्योंकि वो मोबिलाइज ही नहीं हो पा रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ ही परफॉर्म नहीं हो पा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को फ्रैक्चर होने के चांसेस ऐसी कंडीशन में हो जाते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है, आपको अपने पेशेंट्स को, जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं, अगर वो पैरालिसिस से अफेक्टेड हुए हैं या फिर आप किसी के केयर टेकर हो या फिर आप किसी के अटेंडेंट हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी पैरालिसिस के पेशेंट्स को पोजीशनिंग करा रहे हो, लिफ्टिंग्स करा रहे हो, वॉक करा रहे हो, तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको संभल के करानी है, केयरफुली करानी है। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट वी टॉक अबाउट, दैट इज एक्सरसाइजेस। यूजुअली जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनके पास एक एक्सक्यूज ऑलरेडी तैयार होता है कि मैम हमें तो पैरालिसिस है, हम एक्सरसाइजेस कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, मेरी तो ये साइड चल ही नहीं रही है और आप इसी साइड से एक्सरसाइज करने को कह रहे हो, मेरे तो इस पैर में ताकत ही नहीं है, तो मैं चलूँगा कैसे। ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, लेकिन अगर हम एक्सक्यूजेस सुनने लगे तो हम रिकवरी कैसे दे पाएंगे पेशेंट्स को। तो यही बात है जो आपको भी समझनी है। अगर आप हमेशा एक्सक्यूजेस तैयार रखोगे तो आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। फिर आप डॉक्टर से उल्टा पूछते हो कि हमारी रिकवरी क्यों नहीं हुई। तो बार बार जो मैं आपको बात समझा रही हूँ वो यही है कि आपकी रिकवरी अल्टीमेटली आपके हाथ में ही है। जब आप एक्शंस परफॉर्म करोगे, जब आप मूवमेंट्स करोगे, तो आपकी बॉडी मूव हो रही है, आपके जॉइंट्स मोबिलाइज हो रहे हैं और वहीं से रिकवरी आना स्टार्ट होती है। आपने मेडिकेशंस टाइम पर ले ली, दैट इज़ ओके, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ अपनी एक्सरसाइजेस, अपनी वॉक और अपनी डाइट का आपको ध्यान रखना है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा कोई एक्सरसाइजेस कराए, आपको इनिशिएटिव खुद से लेना पड़ेगा। थेरेपिस्ट आएंगे, आपको एक्सरसाइजेस करा के चले जाएंगे, बाकी जो पूरा दिन है वो तो आपको ही गुजारना है, मूवमेंट्स तो आपको ही करनी है। तो आप अपनी एक्सरसाइजेस को टाइम से परफॉर्म करो, टाइम से सारी चीज़ें करो, अपनी एक्टिविटी, अपनी हेल्दी लाइफ खुद से जीना शुरू करो और अपने दिमाग में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितने भी डिप्रेसिव चीज़ें हैं, उन सबको निकाल के अलग रख दो और अपने ब्रेन को क्लियर रखो और अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते जाओ। आई होप वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, या फिर आप किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो और आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम ऐसी हो गई है, कोई बीमारी ऐसी हो गई है जिसका आपको रिकवरी नहीं मिल रही है, तो वो भी आप हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। डू कॉन्टैक्ट श्रेयास फॉर दैट। आप श्रेयास में हमारे डॉक्टर्स के साथ अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हो, अपनी हिस्ट्री शेयर कर सकते हो, अपनी मेडिकेशंस भी शेयर कर सकते हो कि जो आप पहले ले रहे हो लेकिन आपको रिकवरी नहीं मिल रही। और हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन देंगे जिनका ना तो कोई साइड इफेक्ट है और ना हमारी बॉडी में वो किसी भी तरह से हार्म पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।